सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका भाग 2। ये जो टॉपिक है ये बीए फर्स्ट ईयर में पुस्तक चलती है, राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके अलावा एमए में पुस्तक चलती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो वो पुस्तक एमए प्रवेश में है, कुछ में फाइनल में है। पुस्तक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। ये उसके सिलेबस का भी हिस्सा है, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं कि कार्यपालिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, किस देश में किस प्रकार की कार्यपालिका प्रचलित है, कार्यपालिका के कौन कौन से स्वरूप कौन से देशों में कार्य कर रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बाकी जो ग्रेजुएशन और पीजी के बच्चे हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही। तो बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में कि कार्यपालिका के प्रकार कौन से हैं, उसके मॉडल्स कौन से, टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड डिफरेंट मॉडल्स। सबसे पहले बात करते हैं संसदीय शासन की, यानी जो क्लासिकल इंग्लिश मॉडल है, जो परंपरागत अंग्रेजी प्रतिमान जो प्रचलन में रहा है। दरअसल जो संसदात्मक शासन प्रणाली है इसका जनक देश कहा जाता है ब्रिटेन को, और संसदात्मक कार्यपालिका का वहाँ पर जन्म हुआ था 18वीं शताब्दी में। उसके पश्चात ब्रिटेन के बाद में ऑस्ट्रेलिया ने, बेल्जियम ने, कनाडा ने, डेनमार्क ने, फ्रांस ने, पोलैंड ने, भारत, जापान, नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में भी इसी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। कई बार पूछ लिया जाता है निम्न में से किन देशों में संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है, तो आपको याद रखना है कि इसका जनक देश तो है ब्रिटेन, और उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जापान है, भारत है, नॉर्वे है, स्वीडन है, पोलैंड है, डेनमार्क है, बेल्जियम है, दक्षिण अफ्रीका, इन सभी देशों में ये प्रचलित है। दरअसल संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद सदस्यों में से ही चुनी जाती है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का पूर्ण नियंत्रण होता है और व्यवस्थापिका द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है, यानी व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं, उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसी के विश्वास पर वो शासन में रहते हैं। जब विश्वास खो देते हैं तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका एक कमेटी मात्र होती है जो विधायिका के अधीन कार्य करती है। कार्टन और हर्ज ने भी कहा है कि संसदीय प्रणाली सरकार की कार्यपालिका व्यवस्थापिका अंगों के अंतःपासन पर आधारित है। CF स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि संसदीय कार्यपालिका प्रणाली का सार ये है कि अंतिम विश्लेषण में मंत्रिमंडल संसद की एक कमेटी मात्र है, यानी यहाँ पर जो संसद की जो हैसियत है वो एक कमेटी की तरह ही होती है, कमेटी से ज़्यादा नहीं होती है। तो ये इंग्लिश मॉडल है। इंग्लिश मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पर 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक तो नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जैसे राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, जो कि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल के नेतृत्व में निहित होती है। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। जैसे ब्रिटेन का सम्राट है, भारत का राष्ट्रपति है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका है। वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में होती हैं। दूसरा, संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता यह इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। प्रधानमंत्री को ही वास्तविक प्रशासनिक सत्ता प्राप्त होती है और इस नाते उसे राज्य का वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कहा जाता है। वह सरकार के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में काम करता है, मंत्रिमंडल की मेहराब का बुनियादी पत्थर है, सदन का नेता और राष्ट्रीय प्रशासन का संचालक है। मुख्य कार्यपालक, मुख्य विधायक और प्रशासक के रूप में प्रधानमंत्री बहुत ही शक्तिशाली व्यक्तित्व है। इस प्रकार नाम मात्र का कार्यपालक राज्य करता है और वास्तविक अध्यक्ष शासन करता है, यानी वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, इसीलिए इसे प्रधानमंत्री शासन प्रणाली भी कह दिया जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व है। सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है
इसके अंदर क्या होता है कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। संसदीय प्रणाली इस नियम पर आधारित होती है कि सभी एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे। वो तभी तक पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त है, खासकर संसद के निम्न सदन का, जिसे भारत में लोकसभा कहते हैं और ब्रिटेन में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। उसे कॉमन सभा भी कह देते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो कॉमन सभा के प्रति प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है, भारत में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राजनीतिक व्यवस्था में संसद सत्ता का केंद्र होती है। संसद ही कार्यपालिका की निर्देशक निरीक्षक होती है। बर्ने ने कहा भी है कि ये वो मंच है जहाँ राजनीति का नाटक खेला जाता है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था में सभी शक्तियों का उद्भव संसद से ही होता है। राजनीतिक नीतियों के निर्धारण का मंच भी संसद ही रहती है। संसदीय प्रणाली में संसद एक ऐसा चक्र बन जाती है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था चक्र लगाती है। संसदात्मक शासन प्रणाली की सबसे बेहतरीन मिसाल इंग्लैंड और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में पाई जाती है। इसे ऐसे बहुमत का शासन कहा जाता है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उसके विश्वस्त सहयोगियों के सहयोग से चलाया जाता है, जिन्हें महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार सौंपा जाता है, जिसमें सभी संसद के प्रति और अंतिम दृष्टि से अपने वास्तविक निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि संसदात्मक, जैसा नाम से स्पष्ट है, संसदात्मक शासन प्रणाली यानी संसदात्मक, संसद ही प्रभावशाली रहती है। शक्तियों का नियंत्रण संसद के हाथ में ही रहता है। दूसरा है कैबिनेट शासन। ये आधुनिक इंग्लिश प्रतिमान है। इसके अंदर आजकल क्या होता है कि संसद की बजाय कैबिनेट ज़्यादा पावरफुल हो गई है। यद्यपि संसदीय शासन के आवश्यक सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल और संसद के पारस्परिक संबंधों में महान परिवर्तन आ गया है। इसके कारण आज संसदात्मक शासन प्रणाली का एक अन्य लोकप्रिय नाम हो गया है मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या कैबिनेट शासन प्रणाली। मुनरो ने लिखा भी है कि कैबिनेट जो होती है वो संवैधानिक संरचना में एकमात्र अत्यधिक महत्वपूर्ण यंत्र बन गई है। रमजे म्योर ने भी कहा है कि राज्य रूपी जहाज का संचालन चक्र है। ये बच्चों आपको याद रखना है, छोटा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कैबिनेट को राज्य रूपी जहाज का संचालन यंत्र किसने कहा है, राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग किसने कहा है? रैमजे म्योर ने कहा, आपको याद रखना है। सिद्धांत में कैबिनेट संसद पर आधारित है, लेकिन व्यवहार में यह संसद की स्वामिनी बन गई है। कैबिनेट की शक्ति का अंदाज़ा हम इन पॉइंटों से लगा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय नीतियों के निर्धारण में कैबिनेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सारे प्रशासनिक कार्य कैबिनेट करती है और मंत्री प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा संसद में जितने विधायी प्रस्ताव पेश किए जाते हैं वो ज़्यादातर सरकारी होते हैं और कैबिनेट के मार्गदर्शन यानी मंत्रिमंडल के मार्गदर्शन में ही तैयार किए जाते हैं। मंत्रिमंडल ही वित्तीय स्थिति के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि जो बजट तैयार करता है वो वित्त मंत्री तैयार करता है और वो कैबिनेट के हिसाब से ही तैयार करके संसद में पेश करता है। जितनी भी ऊंचे पदों पर नियुक्तियां होती हैं वो देश के अंदर हो या देश के बाहर, वो सारी की सारी मंत्रिमंडल के द्वारा की जाती हैं। मंत्रिमंडल ये निर्णय करता है कि संसद के अंदर कौन सी कार्रवाई पेश की जाए और किसका कितना समय नियत किया जाए। संसद का अधिवेशन को आहूत करना हो, अवसान करना हो, ये सारे के सारे मंत्रिमंडल के द्वारा जो है परामर्श दिया जाता है और उसके आधार पर संसद का सत्र बुलाया जाता है, अवसान किया जाता है। मंत्रिमंडल की सिफारिश होती है तभी नाम मात्र का जो अध्यक्ष है वो संसद के निम्न सदन को भंग किए जाने का निर्णय करता है। तो इन सब बातों से पता चलता है कि मंत्रिमंडल ने संसद की शक्तियों को छीन लिया है और इसी कारण ब्रिटिश संसद के बारे में मुनरो ने लिखा है, यद्यपि नाम मात्र में यह सर्वोच्च है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन वास्तव में कैबिनेट का दास बन के रह गया है। एक प्रधानमंत्री शासन है जो आजकल नवीनतम, जो लेटेस्ट है, अमर्जिंग इंग्लिश एंड इंग्लिश मॉडल, इंडियन मॉडल जिसे हम कहते हैं, जो भारत में भी प्रधानमंत्री जैसे आज कहते हैं ना मोदी सरकार है ना, तो मोदी सरकार यानी देश में सब कुछ क्या हो गया है, प्रधानमंत्री सब कुछ हो गया है, संसद मंत्री सब गौण हो गए हैं, केवल प्रधानमंत्री का ही दबदबा है। शासन का जो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल इसको कहा जाता है, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल का मतलब होता है जिसमें प्रधानमंत्री ताकतवर होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज संसदात्मक शासन प्रणाली प्रधानमंत्री शासन में बदल गई है। शक्तियों का केंद्र कहने को तो सैद्धांतिक रूप से संसद है, लेकिन संसद ये तो छोड़िए, आज मंत्रिमंडल भी केवल औपचारिक रूप से स्वामी रह गया है। अब मंत्रिमंडल और संसद प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली हो गए हैं।
यानी मंत्रिमंडल और संसद वही करते हैं जो प्रधानमंत्री चाहता है। अब शक्ति का केंद्र प्रधानमंत्री बन गया है। इसीलिए संसदात्मक शासन प्रणाली को आज वेस्टमिनिस्टर मॉडल या प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहा जाता है। वेस्टमिनिस्टर जो है प्रधानमंत्री का निवास है इंग्लैंड में, इसीलिए इसी को वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं। क्रॉसमैन ने लिखा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में परिवर्तित हो गई है। आज इंग्लैंड और भारत में आम चुनाव एक तरह से प्रधानमंत्री के चुनाव का रूप धारण कर लेते हैं। सबकी आंखें उसी के चुनाव पर केंद्रित होती हैं और उसके व्यक्तित्व का भी लोगों के निर्वाचन संबंधी व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। भारत और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के जीवन और मृत्यु के केंद्र हैं। उनकी सलाह से ही संसद का विघटन किया जा सकता है। कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के सहयोगी नहीं रहते, भले उन्हें महलों के रक्षक के दर्जे पर उतार दिया जाता है। यानी आज प्रधानमंत्री इतना पावरफुल हो गया है, किसी भी मंत्री का पद कभी भी छीन सकता है, उसे बाहर का रास्ता दिखा सकता है। किसको बनाना है और किसको हटाना है, ये प्रधानमंत्री की दया पर निर्भर करते हैं सारे मंत्री। ब्रिटेन और भारत के प्रधानमंत्रियों ने अनेक अवसरों पर अपने मंत्रिमंडल से जो असहमत या असंतुष्ट मंत्री थे उनको न केवल निकाल के बाहर किया, बल्कि इसके बारे में अपनी विवेकपूर्ण शक्तियों का भी खुलकर प्रयोग किया। संक्षेप में, विशेषकर ब्रिटेन और भारत के प्रधानमंत्रियों के पदों का यदि हम गहन अध्ययन करें तो आलोचकों की यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रधानमंत्री के पद का राष्ट्रपतिकरण हो गया है। अब हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें। अमेरिका का जो मॉडल है, जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति ही सर्वेसर्वा होता है। अध्यक्ष शासन प्रणाली का आदर्श देश कहा जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका को, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद में श्रीलंका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको, चिली, फिलीपाइंस, दक्षिण वियतनाम, दक्षिणी कोरिया और कई देशों में यह पाया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति मॉडल की क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला, इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग अलग होती है, पृथक होती हैं और हर एक का एक अनन्य अधिकार क्षेत्र होता है। दूसरा, मंत्रिमंडल जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति के पूर्ण रूप से अधीन रहता है। तीसरा, वहाँ की कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, नहीं कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका में से चुने जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति केंद्र का अभाव होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक होने के कारण उसके प्रति न तो उत्तरदायी होती है बल्कि संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है। और पांचवा, राष्ट्रपति न तो विधानमंडल को भंग कर सकता है, न ही उसे अपीड़ित या बाध्य कर सकता है। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति वहाँ की कांग्रेस को भंग नहीं कर सकता। कांग्रेस के किसी भी सदन को भंग करने की शक्ति उसके पास नहीं है। अमेरिकी संविधान निर्माता इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण से सरकार के तीनों अंगों में गतिरोध व विरोध ही उत्पन्न होंगे तथा शासन व्यवस्था बार बार ठप होती रहेगी। यानी शासन व्यवस्था है वो बार बार ठप होती रहेगी। तीनों अंगों के अंदर क्या उत्पन्न होगा? गतिरोध और विरोध उत्पन्न होगा। इसलिए उन्होंने चेक एंड बैलेंस का सिस्टम भी जो है अमेरिका के संविधान में स्थापित किया है। चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था उन्होंने वहाँ के संविधान में की है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें शक्तिशाली कार्यपालिका, जिसे राष्ट्रपति कहा जाता है, वो होता है, जिसे निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले कांग्रेस नहीं हटा सकती है, और हटाने का केवल एक ही तरीका है, महाभियोग, जो कि एक जटिल प्रक्रिया है। उसकी बहुत सी शक्तियों पर व्यवहारिक रूप से कोई नियंत्रण नहीं होता। उसकी स्थिति आज अक्षुण्ण बन चुकी है, क्योंकि जिस महाभियोग प्रक्रिया से हटाने की उसे व्यवस्था की गई थी उसे अब जानबूझकर कठिन बना दिया गया है। तो राष्ट्रपति एक तानाशाह के रूप में कार्य करने लगता है। अब है राष्ट्रपति शासन का फ्रेंच मॉडल। फ्रांस में राष्ट्रपति और संसदात्मक शासन प्रणालियों का विचित्र मिश्रण हमें दिखाई दे पड़ता है, जिसे अर्ध राष्ट्रपतीय अथवा अर्ध संसदीय कहा जा सकता है। 1958 के डिगॉल संविधान में एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई थी, जिसे वास्तविक अधिकार प्राप्त है, जिसे 7 वर्ष के लिए चुना जाता है और जिसे महाभियोग की प्रक्रिया के साथ हटाया जा सकता है। साथ ही एक ऐसे प्रधानमंत्री की व्यवस्था भी की गई है जिसके अधीन एक मंत्रिमंडल है जो संसद के प्रति उत्तरदायी कहा जा सकता है। तो यानी ये अर्ध अध्यक्षात्मक है या अर्ध संसदात्मक व्यवस्था है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा न होकर एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति को अनेक व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं जिसका प्रयोग वह स्वयं से करता है तथा जिनसे संबंधित आदेशों पर मंत्रियों के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मंत्रियों को संसद की सदस्यता से वंचित किया गया है, किंतु उन्हें संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया है।
प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दी गई है, जिसका निर्णायक वह स्वयं है। यानी कुछ शक्तियां राष्ट्रपति को दे दी गई हैं, कुछ संसद के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल को दे दी गई है। तो फ्रेंच राष्ट्रपति जो संवैधानिक तंत्र का निर्णायक बन गया है, वह राष्ट्र का वास्तविक अध्यक्ष, राष्ट्र का प्रमुख, शासन का प्रमुख और राष्ट्रीय पंच के तुल्य बना दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का एजेंट मात्र बन के रह गया है। फ्रेंच राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ब्रोगन एक विद्वान हुए, जिन्होंने कहा है कि वह न तो अमेरिकी ढंग की अध्यक्षात्मक संविधान है और न अंग्रेजी ढंग का संसदात्मक संविधान, बल्कि दोनों का ही मिश्रण है। यानी कहने को मतलब फ्रांस के अंदर अर्ध अध्यक्षात्मक या अर्ध संसदात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। अब है शासन का अगला प्रतिरूप, जिसे बहुल कार्यपालिका या स्विस मॉडल कहा जाता है। हमने अभी तक संसदात्मक और अध्यक्ष से कार्यपालिका का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार की कार्यपालिका भी होती है, जिसमें कार्यपालिका शक्ति व्यक्ति विशेष में न होकर एक 7 लोगों की कमेटी में निहित होती है, जिसे स्विस संघीय परिषद कहा जाता है। इसके सारे सदस्य संयुक्त रूप से कार्य संपादित करते हैं। स्विस संघीय परिषद है, उसे स्विस कार्यपालिका कहते हैं। संघीय परिषद के सदस्यों की संख्या 7 होती है। इसके अंदर ये जो संघीय सभा जो होती है, इसके दोनों सदन जो है एक संयुक्त बैठक में इसका चयन करते हैं। इस स्विस संघीय परिषद का ये जो 7 लोगों की कमेटी है, इसका चुनाव 4 साल के लिए किया जाता है। इसे इस अवधि से पूर्व नहीं हटाया जा सकता। यदि 4 वर्ष से पूर्व कोई स्थान खाली हो तो उसको संघीय सभा अपने अगले अधिवेशन में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करके भर देती है। इसमें एक परंपरा यह है कि स्विस संघीय परिषद के 7 सदस्यों में प्राय सभी दलों के प्रतिनिधि आ जाते हैं। यानी इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि सारे सदस्य एक ही दल के हों, एक ही पार्टी के लोग सरकार चलाते हों, सारे दलों के सदस्य होते हैं। और इस परिषद के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। संघीय परिषद का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य उसे अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन वो केवल 1 साल के लिए होता है। अगले साल के लिए दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जाता है। यानी 1-1 वर्ष करके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। संघीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसको स्विस राष्ट्रपति कह देते हैं। विशिष्ट महत्व नहीं है, यानी शक्तियाँ जो है सारों की समान है, 7 की स्थिति भी सभी की समान है, सुविधाएं भी सभी को समान मिलती हैं। वो 7 व्यक्तियों में से एक होता है जो सब दृष्टियों से समान रूप से शक्तिशाली होते हैं। अध्यक्ष पद होने के कारण ऐसा नहीं है कोई उसे खास शक्ति मिल गई हो, जो खास स्थिति मिल गई हो, ऐसा नहीं है। अध्यक्ष पद बारी बारी से परिषद के जो 7 सदस्य हैं उनको बारी बारी से मिलता रहता है। परिषद के जो अन्य सदस्यों के निर्णय को बदलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। स्विस संघीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है उसका केवल एकमात्र कार्य ये होता है कि वो संघीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करे, संघ राज्य का प्रतिनिधित्व करे, देश विदेश में औपचारिक कर्तव्यों का प्रतिपादन करे और परिषद के कार्यों का निरीक्षण और संचालन करे। और अगर मान लो बराबर वोट आ जाते हैं तो निर्णायक वोट वह दे सकता है। स्विस संघीय परिषद के अध्यक्ष को विधेयक पर वीटो करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। परिषद के अन्य सदस्यों की तरह वह भी एक प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता है और उसे कोई विशिष्ट अधिकार प्राप्त नहीं होते। वो केवल औपचारिक अवसरों पर नाम मात्र का राज्याध्यक्ष होता है, इसीलिए उसे ए प्रेसिडेंट विदाउट सिग्निफिकेंस कहा जाता है। ए प्रेसिडेंट विदाउट सिग्निफिकेंस, बिना महत्व वाला राष्ट्रपति उसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार एग्जाम में कि किस देश के राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट विदाउट सिग्निफिकेंस कहते हैं, वो स्विट्जरलैंड का है। इस प्रकार स्विस संघीय परिषद में न तो राष्ट्रपति होता है, न प्रधानमंत्री होता है, न मंत्रिमंडल होता है, न उनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, न कार्यपालिका विधानमंडल का विघटन कर सकती है और न विधानमंडल कार्यपालिका को अपदस्थ कर सकता है। ये अलग ही प्रकार की प्रणाली है जो न अध्यक्षात्मक है न संसदात्मक है। ठीक है, न राष्ट्रपति कोई, न प्रधानमंत्री है, न मंत्रिपरिषद है, न सामूहिक उत्तरदायित्व है। विश्व में अपने ढंग की अनोखी संस्था है। और मुनरो ने कहा है, स्विस संघीय परिषद संसदीय तथा अध्यक्ष से दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुणों से युक्त तथा दोषों से मुक्त है। बहुल कार्यपालिका होते हुए वह एकतापूर्ण कार्यपालिका के गुण इसमें पाए जाते हैं। इसकी खास विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लॉर्ड ब्राइस ने लिखा है कि किसी अन्य देश में कार्यपालिका शक्ति एक व्यक्ति के स्थान पर एक परिषद में निहित नहीं की गई। किसी भी स्वतंत्र देश की कार्यपालिका को दलगत राजनीति से इतना दूर नहीं रखा गया जितना स्विट्जरलैंड में संघीय परिषद को। यहाँ यानी वहाँ पे दलगत राजनीति नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। यह परिषद ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तरह मंत्रिपरिषद नहीं है, क्योंकि यह विधानमंडल का नेतृत्व नहीं करती, न उसके द्वारा अपदस्थ की जा सकती है। साथ ही अमेरिका तथा उसका अनुसरण करने वाले अन्य अध्यक्षीय शासनों के समान विधानमंडल से स्वतंत्र भी नहीं है। इसमें दोनों पत्तियों के लक्षणों का समावेश है।
परंतु दलगत स्वभाव से वंचित रहे के कारण ये दोनों से ही पूर्णतः भिन्न है। कहने का मेरा मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड के लोग बहुत जागरूक हैं, दलगत राजनीति के दोषों को जानते थे, तो उन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि जो दलगत राजनीति के दोषों से दूर रहे और जिसमें अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों शासन प्रणालियों के गुण पाए जाते हों। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि विश्व में कार्यपालिका के कौन कौन से स्वरूप प्रचलित हैं, कौन कौन से प्रतिमान हैं, ये कार्यपालिका के कौन कौन से प्रकार हैं। क्वेश्चन कुछ किसी प्रकार से आ सकता है, कार्यपालिका के प्रकार पूछे जा सकते हैं, कार्यपालिका के स्वरूप पूछे जा सकते हैं, या विश्व में प्रचलित कार्यपालिका के विभिन्न प्रतिमान स्वरूप दोनों शब्द इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, तो उसका उचित समाधान करने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।